तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आर एन फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग का यूनिट नंबर 3, जो कि हमारे साथ एडवांस नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जितने भी हमारे साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होते हैं तो उसके लिए हमारे साथ जो एडवांस नर्सिंग मैनेजमेंट होती है उसके हवाले से आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हमारे साथ मेजर और कॉमन डिजीज़ है उसको आज हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। At the end of this lecture, the students will be able to define the following. What is myocardial infarction? Myocardial infarction किसे कहते हैं, जिसको सिंपल अल्फाज में हम हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की हमारे साथ पैथोफिजियोलॉजी क्या है। पैथोफिजियोलॉजी से मुराद ये है कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ये कैसे काज होता है, कौन कौन से अवामिल जो है इसमें शामिल होते हैं जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक होती है। इसके अलावा इसकी एटियोलॉजी क्या है, काजेस क्या है, इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसको जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ इलेबोरेट कोरोनरी हार्ट डिजीज़ एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। हार्ट डिजीज़, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ये क्या है, इसको हम इलेबोरेट करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे वल्व्यूलर हार्ट डिजीज़ को, कि वल्व्यूलर हार्ट डिजीज़ किसे कहते हैं, इसके पीछे क्या इटियोलॉजी होती है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं और जो गिवन हार्ट डिजीज़ है इसके लिए नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए या क्या होती है, नर्सिस कैसे इस तरह के डिजीज़ या डिसऑर्डर को मैनेज करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इस पर बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान यूनिट है आज का। इंशाल्लाह आप लोग जो है इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसको सिंपल अल्फाज में हम क्या कहते हैं, सिंपल अल्फाज में हम इसको हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट अटैक। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन commonly known as heart attack occur when there is a blockage in one or more of the coronary arteries which supply blood to the heart muscle is called myocardial infarction. Dear students, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ये हमारे साथ एक ऐसी हार्ट एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, कोरोनरी आर्टरीज ये कौन से आर्टरीज होते हैं, कोरोनरी आर्टरीज ये वो आर्टरीज होते हैं जो कि हमारे हार्ट के जो मसल्स है उसको ब्लड प्रोवाइड करती है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करती है। तो इन आर्टरीज को क्या कहते हैं, इन आर्टरीज को कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमारे ब्रेन की तरफ जो ब्लड सप्लाई होती है आर्टरीज के जरिए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम करोटिड आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, करोटिड आर्टरीज कहते हैं। इसी तरह से हमारे हार्ट के जो मसल्स है, ठीक है, इसको जिन आर्टरीज के जरिए ब्लड की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, उन आर्टरीज को हम क्या कहते हैं, उन आर्टरीज को हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, सो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ये हमारे हार्ट की वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, चाहे वो वन कोरोनरी आर्टरी हो या एक से ज़्यादा कोरोनरी आर्टरीज हो, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। यहाँ पर ब्लॉकेज आ जाती है जिसकी वजह से ब्लड की जो सप्लाई है वो प्रॉपर अमाउंट में हमारे हार्ट मसल तक नहीं पहुंचती और इसी तरह से हमारे हार्ट मसल को ऑक्सीजन की कमी वाक़या हो जाती है, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है उसमें कमी वाक़या हो जाती है और इस तरह से हमारा जो हार्ट है वो अपने फंक्शंस को क्या कर लेता है,
उसको करना छोड़ देता है, हमारे हार्ट के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं और इस तरह से ये कंडीशन जो है एराइज हो जाती है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। सो दिस ब्लॉकेज डिप्राइव द हार्ट मसल्स ऑफ म्यूकस एंड न्यूट्रिएंट्स लीडिंग टू टिश्यू डैमेज और डेथ। वही बात है जो कि मैंने आपको अभी बताई। जब हमारे हार्ट के मसल को जितने भी मसल्स हैं उन तक ब्लड की जो प्रॉपर अमाउंट है वो ना पहुंचती हो, और इसके साथ साथ जब ब्लड जो है वो प्रॉपर मिकदार में नहीं पहुंचेगी तो जाहिर बात है ब्लड में क्या होता है? ब्लड में ऑक्सीजन होती है, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो यही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की जो है इसकी भी हमारे जो हार्ट मसल होते हैं उसमें कमी आ जाती है, और इस तरह से हमारे जो हार्ट मसल है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट से क्या हो जाते हैं? महरूम हो जाते हैं। और इसी तरह से हमारे हार्ट के जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उसमें नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है और ऑटोमेटिकली सेल मसल जो हार्ट मसल सेल्स होते हैं वो डेथ होना शुरू हो जाती है उसके। जाहिर बात है जब टिश्यूज डैमेज होंगे, जब टिश्यूज की डेथ होगी, निक्रोसिस होगी, तो उसके फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। तो इस तरह से फिर ये कंडीशन जो है एराइज हो जाती है। द ब्लॉकेज इज यूजुअली काज बाय अ ब्लड क्लॉट forming on a plaque build up of fat cholesterol or other substances within the arteries। अब ये ब्लॉकेज कैसी आती है? इस ब्लॉकेज के पीछे जो वजूहात होते हैं, जो कॉमन वजूहात होते हैं, वो ब्लड का क्लॉट हो जाना। किस वजह से? प्लेग की वजह से। प्लेग क्या होता है? प्लेग ये हमारे साथ क्या होता है? एबनॉर्मल सब्सटेंसेस होते हैं या जो एक्स्ट्रा फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं तो वो हमारे आर्टरीज में क्या हो जाते हैं? जमा होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से आर्टरी में जो रास्ता होता है उसको नैरो करना शुरू कर देता है, उसको ब्लॉक करना शुरू कर देता है, और आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ साथ ब्लड की जो सप्लाई है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है टूवर्ड हार्ट मसल। तो इस वजह से हमारा जो हार्ट मसल्स होते हैं वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट से महरूम होना शुरू हो जाते हैं, और इसके साथ साथ हमारे हार्ट के जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उसमें डेथ होना शुरू हो जाती है, उसकी निक्रोसिस होना शुरू हो जाती है, और एक ऐसा टाइम भी आ जाता है कि हमारा हार्ट फिर नॉर्मली फंक्शन नहीं करता और हार्ट अटैक जो है काज हो जाती है। ठीक है, समझ आ गई इसकी? हेलो। जी सर। जी सर। अच्छा जी, वेरी गुड। मैं समझे कि आप लोग सो रहे हैं इस वजह से रिस्पांस नहीं दे रहे। अब हम आ जाते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन प्रोसेस की तरफ। प्रोसेस से मुराद ये है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन की पैथोफिजियोलॉजी की तरफ, कि ये एबनॉर्मल कंडीशन कैसे अराइज होती है। तो इस हार्ट अटैक के होने से पहले जो है कुछ काम होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि हमारे कोरोनरी आर्टरीज में उनको होना होता है, उसके बाद जो है हार्ट अटैक जो है आती है। तो उन प्रोसेसेस में सबसे जो पहला स्टेप होता है वो क्या है? वो है डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस से मुराद, एथेरोस्क्लेरोसिस किसे कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो आर्टरीज होते हैं, ठीक है, वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की वजह से, फैट्स की वजह से या दूसरे जो डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आर्टरीज जो है वो नैरो होना शुरू हो जाती है, वहाँ पर ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाता है, और इसी तरह से ब्लड वॉल्यूम जो है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। हार्ट की तरफ जो है ब्लड सप्लाई जो है वो इंतहाई कम मिकदार में जाना शुरू हो जाती है, और इसी तरह से ये एक फैक्टर जो है ये शामिल हो जाता है हार्ट अटैक को काज करने में। सो डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस की हम बात करें तो इट टाइपिकली बिगिन
with the development of atherosclerosis. Atherosclerosis is a condition where fatty deposits called plaque build up inside the wall of coronary arteries. These plaque consist of cholesterol, fats, calcium और other substances. ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन प्रोसेस जो है ये एथेरोस्क्लेरोसिस के डेवलपमेंट के साथ शुरू हो जाता है। हार्ट अटैक का जो मरहला होता है तो ये एकदम से नहीं आता, बल्कि इसके आने में बहुत सारा टाइम जो है लगता है, और इस टाइम के दौरान ये मंदरजैल प्रोसेसेस जो है होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो फैटी डिपॉजिट्स होते हैं ये कोरोनरी आर्टरीज के वाल के साथ, जैसे कि ये कोरोनरी आर्टरीज वाल है तो यहाँ पर जो है जमा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से ऊपर से जमा होना शुरू हो जाते हैं, तो दरमियान में जो है ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए रास्ता जो है इंतहाई कम हो जाता है, और इंतहाई कम मिकदार में कोरोनरी आर्टरीज के ज़रिए ब्लड जो है वो हार्ट मसल की तरफ फिर जाती है। अब जो डिपॉजिट्स बनते हैं फैटी डिपॉजिट्स, तो इसको क्या कहते हैं? इसको प्लेग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लेग कहते हैं। ये प्लेग जो है किस चीज़ से बनते हैं? ये प्लेग कोलेस्ट्रोल से बनते हैं, फैट से बनते हैं, कैल्शियम से बनते हैं, और दूसरे इस तरह सब्सटेंसेस जो है बहुत सारे जमा होकर कोरोनरी आर्टरीज के वाल के साथ जो है इस तरह से प्लेग बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे कोरोनरी आर्टरीज का जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, या जो पाथवे होता है वो क्या हो जाता है? नेरो हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत कम मिकदार में फिर ब्लड फ्लो जो है हार्ट की तरफ होती है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की पैथोफिजियोलॉजी में, वो हमारे साथ क्या है? वो हमारे साथ प्लेक रप्चर और इरोजन है। ठीक है, प्लेक रप्चर और इरोजन ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है कि जब ये प्लेक कोरोनरी आर्टरीज में क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये प्लेक जो है क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है और ये रप्चर्ड हो जाता है। ठीक है, रप्चर्ड से मुराद ये है कि उन कोरोनरी आर्टरी वाल से जो है ये क्या हो जाता है? हट जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो इन वाल्स के अंदर शुरू हो जाती है, और ये ब्लीडिंग स्टार्ट होने की वजह से ज़ाहिर बात है फिर वहाँ पर हमारे साथ प्लेटलेट्स भी होते हैं जो कि इस ब्लीडिंग को क्या करती है? स्टॉप करती हैं। तो इस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ज़ाहिर बात है वो ब्लड क्लॉट बनाएगा, तो ब्लड क्लॉट के बनने की वजह से दोबारा से जो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, और इसी तरह से ब्लड के क्लॉट होने की वजह से भी कोरोनरी आर्टरीज जो है वो क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है, और ब्लड सप्लाई टूवर्ड हार्ट मसल वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। तो इसी तरीके से ये भी जो है एक रोल प्ले करता है हार्ट अटैक को काज करने में। तो प्लेक रप्चर और इरोजन से मुराद ये है कि ओवर टाइम के गुजरने के साथ साथ द प्लेक बिकम अनस्टेबल एंड रप्चर और इरोड। दिस एक्सपोजेस द इनर कोर ऑफ द प्लेक which contains substances that can trigger blood clot formation। ठीक है, तो इसकी वजह से ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, और ब्लड क्लॉट के बनने की वजह से दोबारा से जो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं वो नैरो होना शुरू हो जाते हैं, और मजीद ब्लड फ्लो में कमी आ जाती है। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। फिर इसके बाद हमारे साथ जो तीसरा स्टेप आता है वो है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि व्हेन द प्लेक रप्चर्स द ब्लड सीज इट एज एन इंजरी एंड एक्टिवेट द ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम टू फॉर्म अ क्लॉट एट द साइट ऑफ द रप्चर। दिस ब्लड क्लॉट कैन पार्शली और कम्प्लीटली ब्लॉक द आर्टरीज। वही बात है जो कि मैंने अभी आपको बताई कि जब ये प्लेक कोरोनरी आर्टरी से अलग हो जाता है तो कोरोनरी आर्टरीज में मौजूद जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर कोई इंजरी जो है ये काज हुई है, कोई इंजरी जो है हमारे कोरोनरी आर्टरी को हो गई है। तो हमारे ब्लड में मौजूद जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, तो ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और जहाँ से
प्लेग अलग हुआ होता है वहाँ पर क्लोट बनाना शुरू कर देता है, वहाँ पर क्लोटिंग करना शुरू कर देता है। और इसी तरह से दोबारा से कोरोनरी आर्टरी को ये क्या कर लेता है, ब्लॉक कर लेता है। और इसके साथ साथ जो ब्लड वॉल्यूम होती है टूवर्ड हार्ट मसल्स, वो क्या हो जाती है, मज़ीद जो है उसमें रिडक्शन हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है और मज़ीद हार्ट मसल जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट से महरूम होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो चौथा पार्ट आता है या स्टेप आता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के काज होने में, वो है रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। ज़ाहिर बात है जब क्लोट बनेगी तो क्लोट के बनने की वजह से जो ब्लड है, ठीक है, वो आगे की तरफ फिर नहीं बढ़ेगा, आगे की तरफ फिर नहीं जा पाएगा हार्ट मसल्स की तरफ। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से हार्ट मसल्स की तरफ ब्लड फ्लो की जो कंसंट्रेशन है उसमें इंतहाई कमी आ जाती है। ब्लड फ्लो की कमी की वजह से जो है हार्ट मसल जो है वो ऑक्सीजन के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे भी महरूम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब हमारे हार्ट को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं मिलता तो मतलब यह है कि हमारे हार्ट को एनर्जी नहीं मिलती। जब एनर्जी नहीं मिलती तो इस वजह से हमारा हार्ट जो है उसका रिदम जो है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, एरिथमिया का शिकार हो जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो इरेगुलरली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो हार्ट कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली फिर हार्ट अटैक जो है ये पेशेंट को काज हो जाती हैं। सो द ब्लड क्लॉट रिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक ब्लड फ्लो थ्रू द कोरोनरी आर्टरीज, reducing or cutting off the supply of oxygen and nutrients to the heart muscles downstream from the blockage। ठीक है, वही बात है कि ब्लड फ्लो जो है ये ब्लॉक हो जाती है हार्ट मसल्स की तरफ और हार्ट मसल जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट से महरूम हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ जो अगला स्टेप आता है वो है स्कीमिया। स्कीमिया किसे कहते हैं, स्कीमिया ये हमारे साथ वो कंडीशन, वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें जो हार्ट मसल सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन की, वो ऑक्सीजन से क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं। ऑक्सीजन और जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे महरूम हो जाते हैं, जो कि हार्ट मसल के फंक्शन, उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो एक्सकीमिया क्या है, एक्सकीमिया जो है ये हमारे साथ द लेक ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड लीड टू स्कीमिया, जो कि हमारे साथ क्या है, लेक ऑफ ऑक्सीजन एंड डिप्राइव द हार्ट मसल्स, जिसको हम मायोसाइट्स कहते हैं। हार्ट मसल सेल्स को हम क्या कहते हैं, मायोसाइट्स कहते हैं। ऑफ द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फॉर द सर्वाइवल। जाहिर बात है स्कीमिया हम किसे कहते हैं, हम कहते हैं ना स्कीमिक स्ट्रोक। स्कीमिक स्ट्रोक ये हमारे साथ वो स्ट्रोक होती है जिसमें सडनली हमारे जो मसल सेल्स होते हैं या ब्रेन सेल्स हो गए या हार्ट सेल हो गए, ये एकदम से ऑक्सीजन की महरूमी का शिकार हो जाते हैं। ऑक्सीजन मिलना जो है इनको क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है और ऑक्सीजन इनको नहीं मिलती। और आपको पता है कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन है ये सारे ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं। ऑक्सीजन के बगैर हमारे बॉडी में मौजूद कोई भी सेल टिश्यू जो है वो अपने फंक्शंस को बरकरार नहीं रख सकता। तो इसी तरह से जब ऑक्सीजन से हमारे हार्ट मसल सेल महरूम हो जाते हैं तो वहाँ पर फिर एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होती। जब एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होती, हमारे हार्ट मसल सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी ना मिलने की वजह से उसकी जो रिदम होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन एबनॉर्मल हो जाती है और इसी तरह से जो पेशेंट होते हैं तो वो हार्ट अटैक के जद में आ जाते हैं, हार्ट अटैक के रिस्क में आ जाते हैं। फिर इसी तरह से हमारे साथ जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है सेल डेथ, जिसको हम निक्रोसिस भी कहते हैं। निक्रोसिस किसे कहते हैं, निक्रोसिस मीन सेल डेथ। ठीक है, सेल की डेथ जब शुरू हो जाती है किस वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो इसको हम निक्रोसिस कहते हैं। एक होता है एपोप्टोसिस, एक होता है निक्रोसिस। ठीक है, तो ये दोनों हमारे साथ मिलते जुलते टर्म है। निक्रोसिस से मुराद ये है कि ऑक्सीजन की
गैर मौजूदगी में या ऑक्सीजन इनसफिशेंट मकदार में होने की वजह से हमारे जो सेल होते हैं वो ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है, तो इसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। सो विदाउट एडिक्वाइट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स द हार्ट मसल्स बिगेन टू डाई। दिस इरिवर्सिबल डैमेज इज कॉल्ड नेक्रोसिस as and result in the formation of scarce tissues within the heart muscles। ठीक है, जब हमारे हार्ट मसल सेल्स को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता तो इसकी वजह से हमारे हार्ट के जो सेल्स होते हैं उसकी डेथ शुरू हो जाती है। और इस इरिवर्सिबल डैमेज को क्या कहते हैं, जो जिसमें हमारे हार्ट मसल सेल्स की डेथ होती है, इसको नेक्रोसिस कहते हैं। एक बार जब हमारे हार्ट मसल सेल्स की डेथ हो जाती है तो ये दोबारा से ठीक नहीं हो सकती, बल्कि ये जो है मर जाते हैं, ये बस ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वजह से इसको इरिवर्सिबल डैमेज कहते हैं, जो कि दोबारा से ठीक ना हो सकती हो, तो नेक्रोसिस इसको कहते हैं। और इसी वजह से हमारे जो हार्ट मसल्स होते हैं वहाँ पर स्कर्स टिश्यूज जो है उसके बनना शुरू हो जाते हैं, स्कर्स टिश्यूज जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं और मजीद जो है ब्लॉकेज हो जाती है। फिर हमारे साथ जो अगला स्टेप आता है जो कि हमारे साथ लास्ट स्टेप है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, वो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये हमारे साथ लास्ट स्टेज है, ठीक है। द डेथ ऑफ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ हार्ट मसल्स। The death of significant portion of heart muscles due to prolonged ischemia is referred to as myocardial infarction, commonly known as heart attack। ज़ाहिरी बात है, जब हमारे हार्ट मसल एक बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ऑक्सीजन की फराहमी से महरूम रहे, न्यूट्रिएंट्स की फराहमी से महरूम रहे, तो ज़ाहिरी बात है हमारे हार्ट मसल सेल्स की क्या होंगी, डेथ होंगी, जिसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा तादाद में हमारा हार्ट पोर्शन जो है वो क्या हो जाए, से ऑक्सीजन से महरूम रहे, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, टिश्यूज़ डेथ हो जाती है। टिश्यूज़ के डेथ होने की वजह से हार्ट के फंक्शन मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं और एट लास्ट पेशेंट जो है वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। तो इस तरीके से हार्ट अटैक जो है लोगों को होती है। उम्मीद करता हूँ हार्ट अटैक का जो पैथोफिजियोलॉजी है वो आप सब स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसमें कोई क्वेश्चन है? सर क्लियर। क्लियर है? सर ये मोस्टली कौन से मसल्स पे इफेक्ट करता है, मतलब एमआई ये मायोकार्ड जी, मायोकार्डियम के होते हैं सर, कौन से मसल्स पे इफेक्ट करता है? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, मायो मीन मसल एंड कार्डियम मीन हार्ट के जो मसल्स होते हैं, तो इसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। सही है? यस सर। यस सर। इसके अलावा हार्ट के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, तो उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, उस मेम्ब्रेन को हम पीरिकार्डियम कहते हैं। पीरी मीन अराउंड या सराउंड और कार्डियम मीन हार्ट के। तो हार्ट के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पीरिकार्डियम कहते हैं। इसी तरह से हार्ट के हमारे साथ वाल होते हैं, एक हमारे साथ एंडोकार्डियम होता है जो कि इनर वाल ऑफ द हार्ट होता है, एक हमारे साथ आउटर वाल होता है हार्ट का, ठीक है। तो उसका उसका जो टर्म है वो मेरे माइंड से निकला हुआ है, वो भी फिर मैं आपको बता दूंगा। तो हार्ट के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरिकार्डियम कहते हैं। हमारे हार्ट मसल्स, देखिए हमारे बॉडी में मौजूद जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, सेल से लेकर ऑर्गन्स तक, ठीक है, तो इन सब का जो काम होता है, इन सब के जो फंक्शन होते हैं, तो ये सारे ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर हमारे ब्रेन को 1 मिनट के लिए जो है ऑक्सीजन की फराहमी ना हो, मतलब 1 मिनट के लिए जो है हमारा ब्रेन जो है वो ऑक्सीजन से महरूम रह जाए, ठीक है, तो इस 1 मिनट में हमारे ब्रेन के बहुत सारे सेल्स जो है उसकी डेथ हो जाती है और
हमारे जो ब्रेन फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा जो है इससे मुतासिर हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन जो है ये हमारे बॉडी में मौजूद जितने भी ऑर्गन हैं इन सब के लिए क्या है, इंतहाई नेसेसरी है, इंतहाई ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बगैर जो है हमारा सरवाइव करना जो है वो इंतहाई क्या है, ना होने के बराबर है, मतलब नामुमकिन है। ऑक्सीजन जो है ये इस दुनिया में मौजूद जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं तमाम ऑर्गेनिज्म के लिए ये क्या है, बेसिक लाइफ रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अच्छा जी, इटियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। अब अगर हम मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के हम काजिज़ की बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे वजूहात जो है हार्ट अटैक के हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं जनरली आप लोगों के साथ इसके काजिज़ को शेयर करूँ, इसके वजूहात को शेयर करूँ, तो सबसे पहले जो इसकी कॉमन वजह होती है, ठीक है, मर्दों में, तो मर्दों में जो कॉमन वजह होती है वो सिगरेट स्मोकिंग का होना। ठीक है, मतलब लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके जो आर्टरीज होते हैं उसमें जो है प्लेग जमा हो जाते हैं, वो नैरो हो जाते हैं। इसी तरह से जो दूसरा फैक्टर है वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहना जो कि क्या होता है, पोल्यूटेड होता है, बहुत ज़्यादा गंदा माहौल होता है। ठीक है, तो गंदे माहौल की वजह से भी जो है उनको हार्ट अटैक हो सकता है। इसी तरह से अगर एक बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा ओबेस है, बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हुआ है, तो मोटापे की वजह से ऑलरेडी उनके जो आर्टरीज है, उनके जो वेसल है वहाँ पर जो है प्लेग जमा हुआ होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो हाइपरटेंशन का शिकार भी हो जाता है। हाइपरटेंशन की वजह से उनको क्या हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस के बाद उनको जो है क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। इसी तरह से अगर हम साइको सोशल फैक्टर को देखें तो सोशली अगर जिसमें हमारे साथ इमोशनल फैक्टर हो जाते हैं, एक बंदा जो है वो मुसलसल जो है स्ट्रेस का शिकार है, मुसलसल जो है वो सैडनेस का शिकार है, ठीक है, या मुसलसल जो है एंगरनेस का शिकार है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, ये सारे भी हमारे साथ रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। तो इन की वजह से भी लोग जो है वो हार्ट अटैक का शिकार अक्सर औकात हो जाते हैं। आप लोगों ने ड्रामों में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा कि एक बंदा जो है वो कोई ऐसी खबर सुन लेता है जिसको उसके लिए बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उस खबर को सुनने की वजह से उनको जो है हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ सोशल फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है, साइको सोशल फैक्टर में, इसमें वो बंदा जो है इमोशनल के साथ साथ जो है सोशली भी वो मुतासिर हो जाता है। जैसे कि आइसोलेशन का शिकार होना, आइसोलेशन की वजह से, अकेलेपन की वजह से लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो बहुत सारे इसके एटियोलॉजीज़ है, वजूहात है। ठीक है, सो सम ऑफ द कॉमन काजेज़ ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन आर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के हमारे साथ जो कॉमन काजेज़ है, इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ एथेरोस्क्लेरोसिस आता है, जो कि ऑलरेडी मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि ये वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें एक्स्ट्रा फैट्स, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा कैल्शियम और दूसरे इस तरह सब्सटेंसेस के होने की वजह से, ठीक है, हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं वहाँ पर प्लेग जो है बन जाता है। ठीक है, प्लेग जो है ये एक एबनॉर्मल क्या होती है, एक एबनॉर्मल आउटग्रोथ सी होती है जो कि हमारे कोरोनरी आर्टरीज के अंदर क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है, बन जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट मसल्स की तरफ वो रिड्यूस हो जाती है और हार्ट मसल ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट से महरूम हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाती है। इसी तरह से कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, कोरोनरी आर्टरी जो है स्पाज्म से मुराद ये है कि कोरोनरी आर्टरी में जो है इनवॉलेटरी कंट्रैक्शन हो जाती है या दूसरे एबनॉर्मल कंडीशन काज हो जाते हैं कोरोनरी आर्टरी में। तो जो ब्लड सप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है हार्ट मसल्स की तरफ और इसी तरह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से इन्फ्लेमेशन हो गई, इन्फ्लेमेशन से मुराद ये है कि कोरोनरी आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन का काज हो जाना या दूसरे जो हमारे साथ आर्टरीज है उसमें इन्फ्लेमेशन के काज होने की वजह से ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में मैंने आपको साइको सोशल फैक्टर बताया, ठीक है, इसी तरह से इन्वायरमेंटल
पोल्यूशन मैंने आपको बताया, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको इमोशनल फैक्टर बताए। तो ये सारी चीज़ें जो है एनवायरमेंटल फैक्टर में आते हैं। सोशल आइसोलेशन हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से लोग स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं, और इस तरह से उनको जो है फिर हार्ट अटैक के होने का खतरा पैदा हो जाता है। जेनेटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो जेनेटिक फैक्टर से मुराद ये है कि फैमिली हिस्ट्री में ये बीमारी जो है पहले से आती चली आ रही हो। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जिनमें ये मोटापा जो है ये ख़ानदानी मसला होता है, ठीक है। वहाँ पर ज़्यादा मतलब हर 10 लोगों में 6 या 7 लोग जो है वो मोटापे का शिकार हुए होते हैं, या 5 4 लोग जो है वो मोटापे का शिकार होते हैं। तो मोटापे की वजह से जो है पेशेंट जो है वो हार्ट अटैक के रिस्क में होते हैं। इसी तरह से अगर हम सीडेंट्री लाइफस्टाइल को देखें तो अगर लाइफस्टाइल उनकी हेल्दी ना हो, ठीक है, गंदी लाइफस्टाइल हो उनकी, मतलब गंदगी में जो है वो रह रहे हो, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते हो, ठीक है, अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते हो, तो ये तमाम वो फैक्टर्स है जो कि क्या करती है, पेशेंट को हार्ट अटैक के रेस्ट में करते हैं। मतलब उनको फिर हार्ट अटैक के होने का खतरा होता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ एटियोलॉजीज है हार्ट अटैक के होने के, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के होने के। क्लियर है? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एज अ नर्स जब आप अपने ऐसे पेशेंट को डील कर रहे हो जिनको जो है हार्ट अटैक हो चुका हो, तो हार्ट अटैक के होने के बाद वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से फैक्टर है जिसको नर्स ने जो है मैनेज करना होगा, नर्स ने जो है उन फैक्टर्स को डील करना होगा, और उसको डील करते हुए पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना होगा, उसको एनहांस करना होगा। सो नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन आर Nursing management for myocardial infarction patient involves a comprehensive approach aimed to stabilize the patient, preventing complication, promoting recovery, and providing education and support. अब जब हम नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के पेशेंट के लिए, तो इसको करने का जो हमारा बुनियादी मकसद होता है, हमारा जो बेसिक पर्पस होता है, वो यही होता है कि हमारे जो पेशेंट है जो कि हार्ट अटैक का शिकार हुए होते हैं, तो उनको दोबारा से स्टेबलाइज करना, उनको हार्ट अटैक की वजह से मज़ीद किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन का शिकार होने से बचाना, इसी तरह से उनको दोबारा से रिकवरी की तरफ लाना, और उनको सेहत के हवाले से एजुकेट करना, उनको सपोर्ट करना, ये हमारे क्या होता है, बुनियादी पर्पस होता है उनको नर्सिंग केयर देने का, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट से मुराद नर्सिंग केयर देना मायोकार्डियल पेशेंट को। सो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ आता है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग से मुराद ये है कि जब आप एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन को डील कर रहे होते हैं, उनको आप केयर दे रहे होते हैं, तो केयर देने के दौरान आपने मुसलसल फिर उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, जिसमें आपने उनके वाइटल साइन को चेक करने होंगे बार बार, उनके जो कार्डियक रिदम है उसको आपने अंडर मोनिटर रखना है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को जो है आपने अंडर कंट्रोल रखना है, पेन लेवल को जो है आपने रेगुलरली क्या करना होता है, एसेस करना होता है। किसी भी किस्म की अगर हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी आती है, उनकी ब्लड सर्कुलेशन में किसी भी किस्म की इंस्टेबिलिटी आती है, ठीक है, आपको किसी भी किस्म का साइन मिलता है, या किसी भी किस्म की हाइपोटेंशन या इरेगुलर ऑफ हार्ट रिदम होता है, ठीक है, तो आपने फिर क्या करना होगा, आपने फिर अपने साथ मौजूद जो हेल्थ केयर टीम मेंबर होता है उनको आपने फिर इन्फॉर्म करना होता है, और फिर आप सब ने मिलकर क्या करना होता है, ऐसे पेशेंट को डील करना होता है। सो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, मॉनिटर वाइटल साइन, कार्डियक रिदम, ऑक्सीजन सेचुरेशन, पेन लेवल रेगुलरली, assess for sign of hemodynamic instability and such as hypotension and arrhythmia। तो इन कंडीशन के लिए जो है हमने क्या करना है, अपने पेशेंट को मुसलसल जो है मॉनिटरिंग पर रखना है। तो ये पहली नर्सिंग मैनेजमेंट होती है मायोकार्डियल हार्ट अटैक के पेशेंट को केयर देने के लिए, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरी नर्सिंग मैनेजमेंट है
हार्ट अटैक के पेशेंट को केयर देने के लिए वो है पेन मैनेजमेंट। ज़ाहिर बात है उनको हार्ट अटैक हुआ होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन में भी होते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि हार्ट अटैक जब काज होती है तो हार्ट अटैक की काज होने के अलामात ये होते हैं कि लेफ़्ट साइड पर पेन होता है। एरिथमिया, एरिथमिया से मुराद इर्रेगुलर रिदम ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एरिथमिया। इर्रेगुलर रिदम ऑफ द हार्ट मतलब यह है कि कभी हार्ट बीट जो है तेज़ हो जाती है, कभी स्लो डाउन हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी स्लो डाउन हो जाती है, कभी पर मिनट में जो है 65 हार्ट बीट होती है, कभी पर मिनट में जो है 80 तक पहुंच जाती है, कभी 100 को क्रॉस कर लेती है, कभी 60 से भी नीचे आ जाती है, कभी टेकिकार्डिया हो जाता है, कभी ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। तो इसको कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे, तो इसको हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं पेन मैनेजमेंट की तरफ। ज़ाहिरी बात है, मैं आपको बता रहा था कि जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक के आने के कुछ अलामात होते हैं जो कि आप सबको पता होगा, मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से आप लोगों को पता होगा। तो उसमें जो है एंजाइना होता है। एंजाइना मतलब जो चेस्ट पेन है, ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन सिम्टम है किस चीज़ की, हार्ट अटैक की, एंजाइनल पेन। ठीक है, तो इसमें जो पेन होता है, जो चेस्ट पेन होता है, तो ये कोई आम नॉर्मल पेन नहीं होता बल्कि ये रेडिएटिंग पेन होता है जिसको हम रेफर पेन भी कहते हैं। मतलब ये है कि आपके लेफ़्ट साइड पर अगर पेन होता हो तो लेफ़्ट साइड से ये पेन आते आते आपके राइट साइड के चेस्ट पर भी आपको फील होगा। इसी तरह से अगर राइट साइड के चेस्ट पर आपको पेन हो रही है तो ये लेफ़्ट साइड से आते आते आपका जो लेफ़्ट हैंड है इसको जो है पूरा यहाँ पर आपको पेन फील होगा। इसके साथ साथ आपके जो निक मसल्स है ये स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है, आपके जो जॉ मसल्स होते हैं ये स्टिफ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है आपने इंसान को जो है अपना आप जो है बहुत ज़्यादा अपना आप जो है भारी लगना फील होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के अलामात जो है ये हार्ट अटैक में जो है पेशेंट्स को एक्सपीरियंस होते हैं। तो पेन मैनेजमेंट के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि ज़ाहिर बात है जब हार्ट अटैक उन पर आई होती है तो ज़ाहिर बात है उनको पेन भी होती है। तो पेन को मैनेज करने के लिए नर्सेज जो रोल प्ले करते हैं वो ये है कि एडमिनिस्टर prescribe analgesic probably to alleviate chest pain and discomfort, assess pain level regularly and adjust medication as needed, position the patient comfortably to minimize pain and anxiety, to minimize pain and anxiety। ज़ाहिरी बात है जो एनर्जेसिक डॉक्टर या फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब किए होते हैं, ठीक है, हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए जिनको चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट होती है, तो वही एनर्जेसिक जो है हमने टाइम टू टाइम जो है उनको अकॉर्डिंग टू शेड्यूल वो देने होते हैं ताकि पेन की जो चेस्ट पेन है ताकि पेशेंट की जो चेस्ट पेन है उससे उनको रिलीफ मिले, छुटकारा मिले और वो थोड़ा सा जो है रिलैक्स फील करें। इसके साथ साथ उनकी जो पेन के साथ एंजाइटी उनको हुई है तो उस एंजाइटी को भी रिड्यूस करने के लिए हम उनको क्या करते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं। इसके साथ साथ उनकी पोजीशन चेंज करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन ताकि उनको बेड सोर ना हो या प्रेशर अल्सर जो है उनको ना हो। इसी तरह से ऑक्सीजन थेरेपी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट का, क्योंकि हार्ट अटैक जो पेशेंट को हुआ होता है तो ये किस चीज़ की वजह से हुआ होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनको हुआ होता है ना। तो ऑक्सीजन थेरेपी जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोवाइड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन टू मेंटेन एडिक्वाइट ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेंटेन रखने के लिए हम पेशेंट को क्या करते हैं, वेंटिलेशन पर लगा देते हैं या वेंटिलेशन पर उनको रख देते हैं ताकि उनको प्रॉपर अमाउंट में जो है ऑक्सीजन मिलती रहे, उनके जो मसल्स है वो ऑक्सीजनेटेड रहें। तो इस वजह से उनकी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो भी फिर क्या होती है, नॉर्मल रहती है। सो मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड टाइट्रेट ऑक्सीजन डिलीवरी टू अचीव टारगेट लेवल। ठीक है, टारगेट लेवल को अचीव करने के लिए हमारे साथ जो सेचुरेशन लेवल है नॉर्मल कितना है, वो 55
परसेंट है, मेरे ख्याल में कम अज़ कम 55% या 54% तक जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल होनी चाहिए। अगर इससे कम होंगी तो फिर हम अपने पेशेंट को वेंटिलेशन पर करते हैं, उनको फिर हम वेंटिलेटर पर करते हैं और उनको फिर सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन जो है हम देते हैं, ताकि उनकी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो क्या हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है हम क्या करते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट को नर्सिंग मैनेजमेंट के दौरान इन सारी चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। फिर इसके साथ हमारे साथ जो अगला कंपोनेंट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए, वो है कार्डियक मॉनिटरिंग। कार्डियक मॉनिटरिंग से मुराद ये है कि हार्ट के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, ताकि अगर किसी भी वक्त पेशेंट के हार्ट की जो एक्टिविटीज़ है उसमें किसी भी किस्म के चेंजेस आती है, तो उस चेंजेस को हम टाइम पर डिटेक्ट करके उसके लिए हम टाइम पर क्या करें, इकदामात करें, इंटरवेंशन करें, ताकि हमारा पेशेंट जो है किसी भी किस्म के ख़तरे से दो चार ना हो। तो कार्डियक मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग इज़ एसेंशियल टू डिटेक्ट एरिथमियाज एंड इस्कीमिक चेंजेस। ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको बताई कि एरिथमिया और इस्कीमिक चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए हम मुसलसल अपने पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। इसके साथ साथ जो एस टी स्टिगमेंट एलिवेशन या डिप्रेशन होती है, एस टी सिगमेंट एलिवेशन या डिप्रेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर उसको हम मॉनिटर करते रहते हैं। इसके साथ साथ नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है टाइम टू टाइम पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उससे हम उनको आगाह करते रहते हैं। इसके अलावा बेड रेस्ट एंड एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन, सो इनकरेज बेड रेस्ट इनिशियली टू रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। स्टार्ट में जब पेशेंट हार्ट अटैक का शिकार हुआ होता है, ठीक है, या उनकी कोई हार्ट सर्जरी हमने की होती है, तो इस दौरान जो है स्टार्ट में हम पेशेंट को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट बेड रेस्ट का कहते हैं और उनको मुकम्मल कंप्लीट बेड रेस्ट जो है वो करने देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो किसी किस्म की एक्टिविटी करता है तो किसी भी किस्म की एक्टिविटी करने के लिए उनको ज़ाहिरी बात है एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, उनको जो है न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, और ये एनर्जी उनको कहाँ से मिलेंगी, ये एनर्जी उनको तभी मिलेंगी जब उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा। तो अगर उनकी आपने हार्ट सर्जरी की है या उनको हार्ट अटैक हुआ हो, तो हार्ट अटैक में तो ऑलरेडी पेशेंट के जो हार्ट फंक्शन है वो कंप्रोमाइज़ हो चुके होते हैं। इस वजह से बंदा जो है वो किसी भी किस्म की एक्टिविटी करने की काबिल नहीं रहता। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं उनको ये बताया जाता है, उनको ये एजुकेशन दी जाती है कि अगर कभी आपको हार्ट अटैक लाइक सिम्टम एक्सपीरियंस होते हो, अगर आप चल रहे हो तो आपने खड़ा हो जाना है, अगर आप खड़े हुए हो तो आपने बैठ जाना है, अगर आप लेटे हुए हो तो आपने बैठ जाना है, या बैठे हुए हो तो आपने खड़ा हो जाना है। तो ये कुछ मैन्यूर्स है जिसके ज़रिए क्या हो जाता है, इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो ब्लॉकेज बनी हुई होती है कोरोनरी आर्टरीज में, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, कुछ हद तक जो है वो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए जो ब्लड फ्लो होती है वो दोबारा से बहाल हो जाती है, और इस तरह से हार्ट को जो है वो ज़्यादा जो है प्रेशराइज नहीं होना पड़ता। ठीक है, सो इस वजह से जो पेशेंट होते हैं हार्ट अटैक के उनको हम मुकम्मल बेड रेस्ट का कहते हैं, ताकि उनकी जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड है, उनके हार्ट मसल की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या रहे, वो रिड्यूस रहें। ग्रेजुअली प्रोग्रेस एक्टिविटी टू टॉलरेट, और इसी तरह से जैसे जैसे उनकी हेल्थ स्टेटस वो इम्प्रूव करती जाए तो उनको हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको जो है एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन द पेशेंट हीमोडायनेमिक स्टेटस एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने पेशेंट की जो बेड रेस्ट और एक्टिविटीज़ है इसको हमने क्या करनी होती है, मॉनिटर करनी होती है। इसके अलावा इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग, emotional support and counseling provide emotional support and reassurance to the patient and family members, ठीक है, encourage open communication and address concern and fears।
offer information about the recovery process and lifestyle modification। इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग से मुराद ये है कि ज़ाहिर बात है जब कोई पेशेंट इस तरह के सिचुएशन से दो चार हो तो उनके साथ जो अटेंडेंट होते हैं चाहे वो उनके फैमिली मेम्बर्स हो या जो भी हो तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में नर्स का ये रोल बनता है कि वो क्या करे, वो पेशेंट के हेल्थ के हवाले से उनके अटेंडेंट्स को जो है वक्तन फ़वक्तन आगाह करता रहे, उनको जो है इमोशनली सपोर्ट करते रहे, उनको इमोशनली जो है उनको क्या करते रहे, हौसला देते रहे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, इससे बहुत ज़्यादा जो है आसानी हो जाती है नर्सिस के लिए पेशेंट को हैंडल करना। ठीक है, एजुकेशन एंड डिस्चार्ज प्लानिंग, इसी के तरह से एजुकेशन और डिस्चार्ज प्लानिंग ये भी हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट के हवाले से। सो प्रोवाइडिंग comprehensive education about the myocardial infarction and risk factor, medication, diet and exercise, smoking cessation and follow-up care, collaborative with the healthcare team to develop a discharge plan tailored to the पेशेंट नीड एंड रिसोर्सेज। ज़ाहिरी बात है जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो आप सब लोगों ने ये बजाते ख़ुद भी जो है ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो डिस्चार्ज करने से पहले उनके पास जो अटेंडेंट होते हैं जो कि उनके साथ आए हुए होते हैं तो उनको हम मुकम्मल तौर पर जो है पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसके हवाले से आगाह करते हैं। हार्ट अटैक के हवाले से उनको हम थोड़ा सा जो है उनको एजुकेट करते हैं। इसी तरह से वो तमाम अवामिल जिसकी वजह से पेशेंट हार्ट अटैक का शिकार हो सकते हैं, उनकी बीमारी के जितने भी मेडिकेशंस होती हैं, ठीक है, जितनी भी खुराक होता है, उनका एक्सरसाइज हो गया, स्मोकिंग सिचुएशन, ये सारा कुछ जो है हम उनके जो अटेंडेंट होते हैं उनको समझाते हैं और साथ में उनको ताकीद करते हैं कि इन चीज़ों का आप ने क्या करना है, ख्याल रखना है कि पेशेंट को जो है ये सारी चीज़ें टाइम पर मिलती रहे और ये सारी चीज़ें जो है इनसे आप लोग अपने पेशेंट को क्या रखें, दूर रखें। तो ये क्या होती है, ये डिस्चार्ज के दौरान जो है हम पेशेंट और पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट आए हुए होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं। रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन, ठीक है, रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन से मुराद ये है कि वो तमाम फैक्टर जिसकी वजह से पेशेंट इस ख़तरे से दो चार हुआ था तो उन रिस्क फैक्टर से कैसे अपने आप को आप बचा सकते हैं, पेशेंट को बचा सकते हैं और कैसे आप इन रिस्क फैक्टर्स को जो है वेलनेस फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एम्फसाइज इज द इम्पोर्टेंस of lifestyle modification including adopting a heart healthy activities, regular exercise, smoking cessation, weight management and stress reduction to reduce the risk of recurrent myocardial infarction and cardiovascular events। ठीक है, सो मुख्तलिफ किस्म के हार्ट अटैक और हार्ट से रिलेटेड दूसरी जो बीमारियां हैं उससे महफूज रखने के लिए हम क्या करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि आप लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना है जिसमें आप लोगों ने ऐसे एक्टिविटीज़ करने हैं जिससे आपकी जो है हार्ट की जो हेल्थ स्टेटस है वो इम्प्रूव होते रहे, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, किसी भी किस्म की स्मोकिंग से अपने आप को रोकना, किसी भी किस्म की वेट गेन से अपने आप को रोकना, ठीक है, स्ट्रेस से अपने आप को बचाना, ये सारी चीज़ें वो तमाम फैक्टर है जो कि आपको दोबारा से जो है हार्ट अटैक किया पेशेंट जो है बना सकती है। सो इससे महफूज रखने की हम उनको क्या करते हैं, ताकीद करते हैं। फॉलो अप केयर में हम क्या करते हैं, शेड्यूल फॉलो अप अपॉइंटमेंट विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर ऑनगोइंग असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट फॉर कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर। फॉलो अप केयर में हम पेशेंट को बताते हैं कि ये सारा कुछ करने के बाद फिर आपने 1 महीने बाद आना है या 2 महीने बाद आना है ताकि हम आपकी दोबारा से क्या करें, असेसमेंट करें और देखें कि आप में कितनी हद तक जो है इम्प्रूवमेंट आई हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ नर्सिंग मैनेजमेंट में आती है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट के लिए। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन की अगर हम बात करें कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं उनको हम किस तरह के मेडिकेशन देते हैं, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ एंटी प्लेटलेट एजेंट देते हैं जो कि ब्लड क्लॉट होने से क्या करती है, रोकती है, जिसमें हमारे साथ एस्पायरिन आ जाते हैं, क्लोपिटोग्रिल आ जाते हैं, प्रासोग्रिल्स आ जाते हैं, टिका ग्रिलर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से एंटी कोगुलेंट्स हो गए, ठीक है, जिसमें
अनफ्रैक्शनेटेड हेपरीन्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि ब्लड थिनर होते हैं, जिसको हम ब्लड थिनर कहते हैं हेपरीन। इसी तरह से लो मोलिकुलर हेपरीन्स आ जाते हैं, बीटा ब्लोकर्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे साथ मिथोप्रोलोल हो गए, ठीक है, कार्बिडिलोल हो गए और बिसोप्रोलोल हो गए। ये हमारे साथ बीटा ब्लोकर है जो कि हार्ट एक्टिविटीज़ को क्या करता है, उसको मॉडिफाई करते हैं। इसके साथ साथ आपके पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स आ गए, ठीक है, जिसमें एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लोकर आ जाते हैं, जैसे कि ये वाले आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से नाइट्रोग्लिसरीन्स देते हैं, मॉर्फिन्स देते हैं। तो ये तमाम हमारे साथ वो ड्रग्स है, ठीक है, जो कि हम हार्ट अटैक के जो पेशेंट हैं उनके सिचुएशन के मुताबिक फिजिशियन जो है उनको क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की तरफ। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा बहुत अब जान चुके होंगे। कोरोनरी आर्टरीज जो है ये वो आर्टरीज होते हैं जो कि हमारे हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इन आर्टरीज को हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, जो कि हमारे हार्ट मसल को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। अब अगर हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की हम बात करते हैं, तो कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड जितने भी हमारे साथ डिजीज़ है, जिसमें आपके पास एथेरोस्क्लेरोसिस आ जाते हैं, आर्टियोस्क्लेरोसिस आ जाता है, ठीक है, बहुत सारे डिजीज़ हैं हमारे साथ। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसको हम CAD भी कहते हैं, इज़ अ कंडीशन where the blood vessels that supply oxygen rich blood to the heart muscle become narrow or blocked. This narrowing is usually caused by a build up of fatty deposit called plaque on the inner walls of the coronary arteries. तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। ये वो कंडीशन होता है, ये वो हालत होती है जिसमें वो आर्टरीज जो कि हमारे हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा होता है, तो वो आर्टरीज जो है वो क्या हो जाते हैं, नेरो हो जाते हैं, या उसमें ब्लॉकेज जो है वो बन जाती हैं, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन और जो ब्लड है वो हार्ट मसल्स तक नहीं जाता, ठीक है। अब ये कोरोनरी आर्टरीज कैसे नेरो होते हैं, तो ज़ाहिरी बात है, जो हमारे साथ कोलेस्ट्रोल होते हैं, फैटीज होते हैं, फैट्स होते हैं, या जो दूसरे कैल्शियम या दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं, ये नॉर्मली यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। कोरोनरी आर्टरीज के वाल्स के जो है ये जमा होना शुरू हो जाते हैं इस तरह के फॉर्म में, ठीक है, ऊपर नीचे से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो रास्ता होता है ब्लड फ्लो के लिए वो इंतहाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस वजह से जो हार्ट मसल्स होते हैं वो ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई से महरूम हो जाते हैं, और इस तरह से ये कंडीशन जो है अराइज हो जाती है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। When the arteries are narrow, it reduces the flow of blood to the heart muscle, which can lead to chest pain, जिसको हम एंजाइना कहते हैं, और हार्ट अटैक, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। ज़ाहिरी बात है, जब आपके आर्टरीज नैरो होंगे, जब ब्लड फ्लो हार्ट मसल्स की तरफ डिक्रीज होंगी, रिड्यूस होंगी, कम होंगी, तो ज़ाहिरी बात है फिर पेशेंट को चेस्ट पेन भी होगा, इसके साथ साथ उनको हार्ट अटैक के होने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा। जिस तरह के जो ब्रेन आर्टरीज होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, तो ब्लॉक होने की वजह से पेशेंट जो है सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट का शिकार होता है, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, या स्कीमिक स्ट्रोक का शिकार होते हैं, ठीक है, या हेमरेज का शिकार होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जो कोरोनरी आर्टरीज है इसके ब्लॉक होने की वजह से पेशेंट हार्ट डिजीज़ से जो है दो चार हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कोरोनरी हार्ट डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ artery disease, sorry, coronary artery disease is often associated with risk factors like high cholesterol, high blood pressure, smoking, diabetes, obesity and lack of exercise। मतलब ये तमाम हमारे साथ वो रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से
पेशेंट या लोग जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं। सो मैनेजिंग दीज रिस्क फैक्टर्स एंड मेकिंग हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस कैन हेल्प प्रिवेंट और कंट्रोल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो इन रिस्क फैक्टर्स को मैनेज करते हुए अपनी लाइफ को जो है हेल्दी बनाते हुए हम इन तमाम रिस्क फैक्टर से जो है अपने आप को महफूज रख सकते हैं और इसी तरह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ से भी हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो दो डिजीज़ है, एक हमारे साथ कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है और एक हमारे साथ वल्व्यूलर हार्ट डिजीज़ है, तो उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह फिर इसके बाद नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।